सो इट्स अ केस स्टडी टाइम। चिल्ड्रन एजुकेशन फंड कैसा बनाया जाता है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने देने वाला हूं। एक इन्वेस्टर है, तो उनका हमने 2010 में एक प्लान बनाया था, फाइनेंशियल प्लान बनाया था, और जिसमें अभी उनको रिटायरमेंट के लिए काफी समय है। बट बच्चा एक एक बेटा है उनका, तो वो उस बेटे के लिए ये सारा प्लान बनाया था। तो मैं वही केस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, और कैसे एक डिसिप्लिन फॉलो करना कितना बड़ा वैल्यू क्रिएट कर सकता है, इसी का ये पूरा एग्जाम्पल रहेगा। ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू टेल यू कि देखो कितने हाई रिटर्न्स दिए इन फंड्स ने। ऑब्जेक्टिव इज दैट कि आप अगर एक सही डायरेक्शन ले लेते हो, एक डिसिप्लिन वे से चीजों को फॉलो करते हो, तो आप कितनी बढ़िया तरीके से और कितने जल्दी वो फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हो। तो ये मतलब प्रॉपर उनकी केस स्टडी ही मैं आप लोगों के सामने, ये गोल की केस स्टडी मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, और आशा करूंगा कि आपको ये सही लगेगा, मतलब एंड इट विल मोटिवेट अ लॉट ऑफ पीपल। एंड दिस इज नॉट अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट कि बहुत बड़ा कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको आपके थॉट प्रोसेस में। एक बहुत ही नेचुरल मतलब एक सिंपल सेविंग का एक तरीका कैसे आपको हेल्प कर सकता है, उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके कैसे हम करोर्स ऑफ रुपीज के गोल्स अचीव कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम उनको भी ऐसा लगा था कि यार ये कैसे अचीव होगा इतना बड़ा गोल, बट ये कितनी जल्दी अचीव होगा, है सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। तो एक स्क्रीन पहले आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, सो दैट मैं ये सारे नंबर्स आप लोगों को समझा पाऊं, ईच एंड एवरी नंबर। सो दैट्स व्हाई आई नीड टू शेयर दिस स्क्रीन। तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। यस। सो केस स्टडी है चाइल्ड हायर एजुकेशन, ठीक है, उसके बारे में। और ये रियल टाइम है, मतलब उसमें ऐसा कोई टिपिकल हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं, एक सिंपल प्रोसेस फॉलो की गई थी। सो गोल क्या था? बच्चे का हायर एजुकेशन था। ऑब्वियसली बच्चा उस वक्त, दिस वाज ईयर 2010। ओके, सो 2010 की ये कहानी है जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। सो गोल चाइल्ड एजुकेशन, तो उसमें उन्होंने रखा, एक थॉट रखा था कि भाई मतलब 3 इडियट्स हम सब ने देखी है, तो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, उसकी जगह उन्होंने मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ये गोल था। ऑन अ लाइटर नोट लीजिएगा ये सारी चीजें। और मैंने इन्वेस्टर को बोल दिया है कि थोड़ा सा ह्यूमर में इनपुट करूंगा, सो डोंट टेक इट अदरवाइज। सो एंड ही वाज क्वाइट ओपन विद दैट। सो गोल था कि एमबीबीएस करवाना है बेटे को, मतलब उसके लिए प्रिपेयर करना है। और ठीक है, मतलब जो बेटा होना चाहता है हो सकता है, बट एमबीबीएस उनको, उनकी इच्छा थी कि एमबीबीएस बने और उसके बाद एमडी या एमएस बने बेटा। ठीक है, तो उस हिसाब से वी स्टार्टेड प्लानिंग। सो 2010 में हमने कॉस्ट कितनी, उस वक्त की प्रेजेंट कॉस्ट कितनी थी वो हमने निकाली थी। सो दैट टाइम अराउंड 25 लाख रुपीज लगेंगे एमबीबीएस के लिए, ऐसा नंबर हमारे सामने आया था। 2010 की मैं बात कर रहा हूं। ओके, एंड एमडीएमएस के लिए 50 लाख रुपीज बोला था उन्होंने कि 50 लाख रुपीज के लिए हम प्रिपेयर्ड रहते हैं। सो एमबीबी, और बेटा उस वक्त था इन 2008 1 ईयर ओल्ड। ओके, मतलब 17 ईयर्स के बाद उनको एमबीबीएस का कॉस्ट आने वाला था। और उसके बाद आई थिंक 5 साल का पकड़ के चलिए, 4.5 5 साल का, तो अराउंड 22 साल बाद, 22 ईयर्स के बाद 50 लैक्स के हिसाब से हमें ये सारे कैलकुलेशंस करने थे उस वक्त। सो हमने एक इन्फ्लेशन का नंबर कंसीडर किया था 7% पर एनम। ओके, सो 7% पर एनम से हमने ये गोल्स को इन्फ्लेट किया था कि क्या अमाउंट हमें अचीव करना है। ठीक है, सो एमबीबीएस का फर्स्ट जो है, वो एमबीबीएस का अगर कॉस्ट हम निकालते हैं, उस वक्त हमने जो कैलकुलेशंस किए थे 7%। अभी ना, आजकल हम 10% के हिसाब से करते हैं, बट उस वक्त हम वी यूज टू कैलकुलेट एट 7%। एंड आई स्टिल फील कि इट इज रिलेवेंट। आप देख सकते हो, मतलब क्या कैलकुलेशंस कर सकते हो। सो एमबीबीएस ये गोल उनको कब अचीव करना है? अभी वो अचीव करना है 2027 में। मतलब अभी भी उनके पास 3 साल अवेलेबल है एमबीबीएस का गोल अचीव करने के लिए, भी उनके पास और 3 साल है, बिकॉज करंटली वी आर इनटू 2024। सो हमारे पास 3 इयर्स अभी भी बचे हैं। ठीक है, सो मैं प्रोग्रेस बता रहा हूं आपको, ये गोल्स का प्रोग्रेस, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग केस। ओके, सो अब 25 लाख के हिसाब से 7% का इन्फ्लेशन अगर मैं ऐड करता हूं, सो 2027 में उनको जो पैसा लगने वाला है वो है 79 लैक्स।
सो एमबीबीएस के लिए उन्होंने 79 लाख रुपीस के लिए वो प्रिपेयर होना चाहते हैं। अब वो बेटा इंजीनियर एमबीबीएस करेगा नहीं करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, बट दे वांट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस 79 लाख इन 2027 उनको ये पैसा लगने वाला है। सो हमने जब कैलकुलेशंस किए थे तो एसआईपी की जो रिक्वायरमेंट आई थी, एसआईपी की जो रिक्वायरमेंट उस वक्त पे आई थी वो आई थी 13,000 रुपीज पर मंथ। सो उनको 13,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से वो सेविंग करनी थी, ठीक है। एंड ही स्टार्टेड ऑल्सो। और हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो था वो जो कंसीडर किया था वो था 12% पर एनम। मतलब इट्स नॉट दैट कि वी हैव जस्ट बिकेम रैशनल, वी आर रैशनल और वी यू कैन से वी आर कंजर्वेटिव। सो हम उसी प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं। सो 12% पर एनम का आरओआर रेट ऑफ रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। सो 13,000 रुपीज की उन्होंने एसआईपी उनको ये करनी थी। अब वो एग्जैक्टली क्या हुआ इन्वेस्टमेंट्स का वो हम आगे जाके मैं सब पूरा बताऊंगा आपको स्टोरी, ओके। देन ये हमें करना था। सो 13,000 की एक एसआईपी उनको लगानी थी, ये पकड़ समझ गए आप। अब दूसरा जो गोल है उनका हायर एजुकेशन में वो है एमडी या एमएस। सो वो कैसे, हमने जैसे बोला था आपको कि 50 लाख रुपीज के लिए उस वक्त हमने कैलकुलेशन किया था, इस पर भी 7% पर एनम का हमने इन्फ्लेशन लगाया। सो अब इसकी जो फ्यूचर कॉस्ट है, ये गोल की फ्यूचर कॉस्ट इज अराउंड 2.21 करोड़ एंड दैट इज इन 2032। सो 2032 में उनको 2.21 करोड़ रुपीस लगने वाले हैं इस गोल के लिए, ओके। अब ये हमने कैलकुलेट किया था तो इसके लिए एसआईपी की रिक्वायरमेंट कितनी आई थी, मतलब 2010 से लेकर 2032 तक 22 साल उनको एसआईपी करनी होगी, ऐसा हमने वहां पे कैलकुलेशन किया था। सो एसआईपी रिक्वायर्ड वाज 19,000 पर मंथ, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगेन आरओआर जो है एक्सपेक्टेड दैट वी कंसिडर 12% पर एनम ओनली। सो या वहां पे भी कैलकुलेशंस यही किए थे। सो अब ये सारी चीजें हो गई। सो उस वक्त पे प्रपोज्ड फंड्स कौन से थे, अब मैं प्रपोज्ड हमने कौन से फंड्स प्रपोज किए थे, तो मैं अभी उनको कैटेगरी के हिसाब से बोलूंगा बिकॉज अदरवाइज उसमें आप एडवाइस या टिप लोगे, तो आई डोंट वांट दैट। ऑब्जेक्टिव समझिए, ऑब्जेक्टिव ये है कि कैलकुलेशंस करके आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। तो हमने उस वक्त के जो भी वो फंड्स थे, तब कैटेगरीज नहीं होती थी ज्यादा, ऐसा कुछ कि एक कैटेगरी का एक ही फंड वगैरह, सेबी वाज नॉट दैट स्ट्रिक्ट। और फंड मैनेजर्स चेंज करते रहते थे अपने स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, सब कैटेगरी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप की। कभी लगता था कि कोई फंड स्मॉल एंड मिड कैप है, बाद में पता चला जब कैटेगरीज आई कि यार ये तो लार्ज एंड मिड कैप हो गया या फिर थीमेटिक हो गया, तो ऐसा था। तो दैट्स व्हाई सो मैं जो फंड्स हमने दिए थे उनके अभी की कैटेगरीज कौन सी है वो मैं बताता हूं लॉन्ग टर्म के इसमें इसे। सो पहला जो फंड था वो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड दिया था हमने, जो अभी बन गया है। तब ऐसा कोई लार्ज एंड मिड कैप वगैरह ऐसी कोई कैटेगरी नहीं होती थी, ठीक है। सो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड दिया, इसमें हमने बोला था कि 9,000 रुपीज पर मंथ की हम एसआईपी करेंगे, ओके। दूसरा एक फंड था वो वैल्यू फंड था, वैसे उस वक्त उसका वैल्यू वगैरह ऐसे नाम नहीं था, नाम कुछ अलग ही था, बट नाउ इट हैज बिकम अ वैल्यू फंड, बट इट्स अ गुड फंड, मतलब मैनेज बाय चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ अ गुड फंड हाउस। सो वैल्यू फंड, अब उसको तब वैल्यू ये नाम नहीं था, वैल्यू बाद में ऐड किया गया। सो उसमें बट इट वाज अ गुड फंड, 10,000 रुपीज पर मंथ की हमने उसमें एसआईपी लगाई, ओके। एंड तीसरा जो फंड था वो एक मिड कैप फंड था, उसका नाम सेम था। सो मिड कैप फंड में हमने एसआईपी लगाई थी, तो ये हमने 13,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से एसआईपी की थी। सो मतलब ये 9, 10 और 13, मतलब टोटल एसआईपी जो उन्होंने ये सारे गोल्स के लिए लगाई थी वो थी 32,000 पर मंथ। अब ये स्पेसिफिकली इसको अलग से, एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज वी डिड नॉट डिसकंटिन्यू द एसआईपी स्टिल कंटिन्यूइंग, and that is more important. So time in the market is very important rather than timing. ये सारे कैलकुलेशंस हमें अभी समझाने वाले हैं। सो अब ऑलमोस्ट इट वाज जुलाई अगस्त महीना था जब हमने ये, अगस्त महीने में वो स्टार्ट हुआ था, जुलाई मंथ में प्लानिंग वगैरह हमने की थी। सो अगस्त महीने में जब ये तब से लेके अब तक ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हैव क्रॉस्ड, 14 ईयर्स हो चुके हैं। 2024 में आज वो पर्टिकुलर गोल का क्या मतलब स्टेटस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और अभी भी मतलब एमबीबीएस के गोल कंप्लीशन के लिए उनके पास 3 साल है, ग्रेजुएशन के गोल के लिए 3 साल है, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के गोल के लिए उनके पास आज भी 8 साल है।
सो अभी भी उनकी इन्वेस्टमेंट चल रही है, जो प्लानिंग बनाई थी उसकी वो सारी चीजें चल ही रही है, बट स्टिल प्रोग्रेस क्या है वो समझते हैं। तो टोटल दोनों अगर गोल देखते हैं हम, सो एमबीबीएस का जो है दैट वाज 79 lakhs, ओके, एंड एमडीएमएस जो है दैट वाज 2.21 CR। सो ये दोनों नंबर्स अगर हम बनाते हैं तो इट इज 3 करोड़ रुपीज उनको लगने वाले हैं, टोटल 3 करोड़ रुपीज, कुछ अराउंड 80 lakhs रुपीज विल बी रिक्वायर्ड इन 2027। मतलब वहां से शुरुआत होगी, वो एक साल में देना है उनको, और उसके बाद 2032 में एमडीआईएमएस के लिए उनको पैसा चाहिए। ओके, सो अब आप बोलोगे यार सर मुद्दे की बात बताओ, वैल्यू कितनी हुई उसकी वो समझाओ, ठीक है। तो अब ये जो फर्स्ट फंड है, लार्ज एंड मिड कैप वाला जो फंड हमने लिया था, जिसकी एसआईपी आज भी कंटिन्यू हो रही है, सो उसकी वैल्यू जो है 9,000 रुपीज पर मंथ जो एसआईपी हम कर रहे थे, उसकी वैल्यू आज है 63 lakhs। 9,000 रुपीज की एसआईपी जो चल रही है उसकी वैल्यू आज है 63 lakhs। हमने कैलकुलेशंस किए थे 12% पर एनम से, बट एक्चुअली रिटर्न आया है 18% से, सीएजीआर XIRR ऑफ दैट पर्टिकुलर एसआईपी इज 18%। सेकंड जो फंड था वो वैल्यू फंड था, उसमें हमने 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी की थी। उसकी अगर आज की वैल्यू में लेता हूं तो दैट इज 79 lakhs। उसका एक्सआईआरआर कितना आया? 19.5% का एक्सआईआरआर है उसका, 19.5% एक्सआईआरआर, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे एसआईपी चल रही थी, लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, रेगुलर बेसिस। ओके, द थर्ड इज मिड कैप, जिसमें 13,000 रुपीज की एसआईपी की थी, बिकॉज ऑल गोल्स आर वर क्वाइट लॉन्ग टर्म, मतलब 17 साल और 22 साल, तो दैट्स वाई मिड कैप का भी एलोकेशन लिया था। स्मॉल कैप वाज नॉट दैट पॉपुलर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो मतलब मिड कैप में ही, मतलब उसी में एलोकेशंस लिए गए थे, और इतना ज्यादा कैटेगरी पे फोकस नहीं होता था तब। ओके, सो ये जो 13,000 रुपए की एक मिड कैप फंड की एसआईपी की थी, उसकी आज वैल्यू है 1.25 करोड़, और इसका जो एक्सआईआरआर आ रहा है ऑलमोस्ट 21.5% है एक्सआईआरआर, बिकॉज एसआईपी वैसे गए। सो कितना हुआ ये टोटल एलोकेशन? अगर इसका मैं पूरा वैल्यूएशन निकालता हूं ये सारे अभी का, और अभी भी उनके पास 3 साल बचे हैं फॉर एमबीबीएस या ग्रेजुएशन, और 8 साल बचे फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी और एमएस, तो कितना वैल्यू हो रहा है टोटल? 2.67 करोड़। कितना वैल्यू चाहिए उनको? और जो अभी भी समय है उनके पास काफी ज्यादा, उनको चाहिए टोटल 3 करोड़ रुपए, एंड दैट टू 3 साल बाद वो पैसा लगना शुरू होगा, उसके बाद 4 इंस्टॉलमेंट में वो पैसा देना है, पहला 80 लाख रुपए, और जो एमडीएमएस वाला है उसके बाद 3 साल। सो आप समझ रहे हो कि उनके पास कितना लंबा समय अभी भी अवेलेबल है, और 2.67 करोड़ उनके ऑलरेडी जमा हो चुके हैं। क्या शुरुआत हुई थी? 30,000 रुपीज पर मंथ, 32,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी, और वैल्यू क्या बनी है? 2.67 CR। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? ये करो, वो करो, टाइम करो, मार्केट करो, कुछ मत करो, फॉलो करो एसआईपी को, डिसिप्लिन लगाओ इन्वेस्टिंग का, एंड दीज आर नंबर्स 14 इयर्स। आपको लगेगा कि यार ये मतलब ये बोरिंग प्रोसेस है, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, बट इट इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। उनका डेफिसिट हार्डली 33 lakhs का है, अभी भी कितना समय बचा है उनके पास? अगर ये पैसा निकाल के एफडी में भी डाल देंगे तो भी 3 करोड़ रुपए आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम बन जाएंगे, दैट टू इन 2027 पोस्ट टैक्स। इसमें चलो इस पे भी टैक्स आएगा उनको, 18 के बाद वाले गेन्स है जो इस पे, बट वो भी पैसा वो स्टैगर्ड मैनर में ही निकालेंगे। सो हर जगह से दे आर कंफर्टेबल इन अचीविंग दिस पर्टिकुलर गोल। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट दोस्तों? सिंपल अप्रोच। सिंपल अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज मोस्ट इफेक्टिव। बोरिंग बना दो पापा जी, इस जर्नी को बोरिंग बना दो। बोरिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस जर्नी का, क्योंकि बोरिंग ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। सो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको मैसेज प्रॉपरली मिल चुका होगा। सो प्रॉपर प्लानिंग करो, ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट मत करो चीजों को। छोटी छोटी अमाउंट, सिंपल एसआईपी अमाउंट्स कैन बिकम crores of rupees. दिस हैज बीन शोन बाय सच एग्जांपल्स। और मैं कोई आपको 95 का एग्जांपल निकाल के नहीं दे रहा हूं, ये रियल टाइम जहां पे, बिकॉज वी हैड दैट मीटिंग yesterday, एंड दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग विथ, ऑब्वियसली विथ हिज परमिशन,
कि बिकॉज मैंने कोई नाम नहीं बताया, बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्टेड कि भाई प्लीज शेयर दिस केस स्टडी सो दैट पीपल विल गेट मोटिवेटेड टू डू देयर फाइनेंशियल प्लानिंग। ये एक गोल की बात की है, ऐसे बाकी भी गोल्स है उनके, जैसे रिटायरमेंट का गोल हो, सारी चीज हो। एंड ही वाज सेविंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो, बिकॉज इनकम अच्छा था, हस्बैंड वाइफ बोथ वर वर्किंग, सो महीने का इनकम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही दे वर हैविंग अराउंड 1.8 1.9 lakhs रुपीज। सो है, मतलब सेविंग का पोर्शन अच्छा उनके पास अवेलेबल था। एक ही बेटा है, रिटायरमेंट वगैरह के भी, और मतलब देयर आर केस स्टडीज आई विल कीप ऑन शेयरिंग विद यू पीपल, बट दिस इज अचीवेबल। मतलब ये इसलिए मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना बिकॉज ऑलरेडी मतलब 3 साल एमबीबीएस के लिए बचे हैं, या फिर ग्रेजुएशन के लिए बचे हैं, 8 साल पीजी के लिए बचे हैं, स्टिल द गोल हैज ऑलमोस्ट बीन अचीव्ड। So that is more important. So please start your investing journey. Do not procrastinate. Do not postpone your investments. And first investment जो होती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो सबसे ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टेड रहती है, तो उसका कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा होता है। सो आशा करता हूं कि यू विल स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग। और अगर इफ यू नीड एनी हेल्प इन कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, पोर्टफोलियोज प्लान करने कैसे करने, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज है उसको कैसे रिस्ट्रक्चर करना है, प्लीज गेट इन टच विद आवर रिलेशनशिप सेल। The contact details are available on our website investsanjana.in. अगर आपको आपकी केस स्टडीज भेजनी है फॉर डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आप आपके इनिशियल प्रोफाइल भेज सकते हो। द टीम विल गेट इन टच विथ यू एंड टेल यू अबाउट द पर्सनल फाइनेंस सेशंस। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।